नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले अपील यही है कि आप मास्क जरूर पहनें क्योंकि मास्क ही कोरोना से बड़ा बचाव है और इसीलिए हमने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। एक बार फिर से आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहने। कोरोना से अगर बचाव चाहिए तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। और आइए शुरुआत इस अहम खबर के साथ। अहम खबर यह कि शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में शिवसेना विधायक ने लिखा कि एनसीपी और कांग्रेस अपना सीएम चाहते हैं। चिट्ठी में यह भी लिखा गया कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है और एनसीपी की ओर से शिवसेना नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। चिट्ठी में सरनाईक ने यह भी लिखा कि अगर उद्धव पीएम मोदी से मिलें तो शिवसेना को फायदा होगा। यह चिट्ठी शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक की तरफ से, पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं और उनकी तरफ से दो बातें कही गई हैं। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि उद्धव अगर पीएम से मिलते हैं तो शिवसेना को फायदा होगा, यानी ये एक सलाह उन्होंने दी है। और दूसरी तरफ उन्होंने आरोप लगाया एनसीपी पर आरोप ये लगाया कि शिवसेना नेताओं को एनसीपी तोड़ने की कोशिश करी है और आरोप कांग्रेस पर भी कि कांग्रेस अपना सीएम चाहती है। दिवाकर हमारे सहयोगी लाइव मुंबई से जुड़ गए हमारे साथ। दिवाकर, ये बड़ी बात है चिट्ठी के जरिए प्रताप सरनाईक, आप कह रहे हैं कि कद्दावर नेता भी हैं पार्टी में, यानी उनकी बात की अहमियत तो है। शिवसेना इस पूरी चिट्ठी को कैसे देख रही है? देखिए गायत्री, साफ तौर पर अगर शिवसेना की बात करें तो शिवसेना के संजय राउत जो सांसद हैं और प्रवक्ता भी हैं, चीफ प्रवक्ता भी हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। स्टेटमेंट में साफ तौर पर कहा गया है कि प्रताप सरनाईक ये सबसे पहले बताएं कि कौन से लोग हैं जो उन्हें परेशान कर रहे हैं बिना वजह। ये बात पहले वो साफ करें, उसके बाद फिर क्या वजह है, क्यों उन्होंने चिट्ठी लिखी, उनसे बात की जाएगी। लेकिन फिलहाल सबसे पहले उन्हें ये बताने की जरूरत है कि आखिर बिना वजह उन्हें कौन परेशान कर रहा है। ये खास तौर पर शिवसेना के जो प्रमुख नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे ये बताएं। इस तरह के पत्र लिखने से पहले उन्हें मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए थी। तो साफ तौर पर यहाँ पर संजय राउत ने अपने ही विधायक को एक सवालों के घेरे में खड़ा किया है। लेकिन सबसे अहम चीज इस पूरे मामले में यह है कि मुख्यमंत्री की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि सीधा सीधा पत्र प्रताप सरनाईक ने मुख्यमंत्री को लिखा है और साफ तौर पर जो महाविकास आघाड़ी सरकार है उसके दो सहयोगियों पर आरोप लगाया है कि एनसीपी और कांग्रेस जो है वो अपना मुख्यमंत्री चाहती है, अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि अलग अलग क्षेत्रों में महाराष्ट्र के शिवसेना के नेताओं को तोड़ने की कोशिश हो रही है और इसके चलते शिवसेना को कमजोर किया जा रहा है ताकि ये दोनों पार्टियां अपना मुख्यमंत्री बना पाएं। साफ तौर पर यहाँ पर प्रताप सरनाईक का जो लेटर है वो कहीं ना कहीं काफी अहम भी है, क्योंकि प्रताप सरनाईक मुख्यमंत्री के काफी करीबी माने जाते हैं। ठाणे के 3 नेताओं, एकनाथ शिंदे, इसके अलावा प्रताप सरनाईक और राजन बिचारे, 3 अहम जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री के काफी करीबी हैं और ठाणे में शिवसेना का नेतृत्व भी करते हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर एक बड़े विधायक द्वारा दिवाकर तो क्या लग रहा है, अगर मुख्यमंत्री के करीबी भी हैं प्रताप सरनाईक, तो लग रहा है आपको कि मुख्यमंत्री की तरफ से इस चिट्ठी पर कोई प्रतिक्रिया आएगी? ऐसी कोई उम्मीद आपको दिखाई देती है या फिर अभी तक अगर खामोशी है इस चिट्ठी पर मुख्यमंत्री की तो फिर उसके क्या मायने? देखिए 10 जून को ये चिट्ठी लिखी गई है गायत्री, और 10 जून के बाद आज 20 जून है। 20 जून 10 दिन का वक्त गुजर चुका है और इसके बाद भी मुख्यमंत्री ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपनी सहयोगी कांग्रेस के ऊपर निशाना जरूर साधा था और साफ तौर पर यह कहा था कि अगर कांग्रेस ऐलान ये कर रही है कोरोना महामारी के दौर में कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी तो राजनीति से उन्हें बचना चाहिए, क्योंकि इस वक्त लोगों को मदद की जरूरत है और ऐसे में अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो लोग उसे चप्पल से मारेंगे। तो साफ तौर पर उन्होंने इशारा दे दिया था। लेकिन शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक चीज कही गई थी कि अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है, बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती है तो फिर इसके बाद विकल्प क्या बचता है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे इस पर विचार करेंगे और हो सकता है कि जो बीएमसी का चुनाव है 2022 में, इसके अलावा जब महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव 2024 में होगा तो एनसीपी और कांग्रेस साथ लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से अब लेटर आया है, मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया का इंतजार सबको है, क्योंकि बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर सरनाईक कह रहे हैं तो शायद जाहिर तौर पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा ना करें, सेंट्रल एजेंसियों को कटघरे में खड़ा ना करें, बल्कि अपनी बात मुख्यमंत्री को रखें। मुख्यमंत्री को फैसला करना है कि आखिर उन्हें इस पूरे मुद्दे पर क्या करना, क्या उन्हें कांग्रेस एनसीपी के साथ चलना है या फिर बीजेपी के साथ फिर से जाना है। लेकिन कुछ दिनों में जिस तरह से नजदीकियां बढ़ी हैं शिवसेना के नेताओं द्वारा बीजेपी की और पीएम मोदी की तारीफ की गई है, कहीं ना कहीं इशारा जरूर करता है कि जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है वो दिल में शिवसेना के जरूर है और कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री इस पर बोलेंगे तो ही ये माना जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री ने इस पद पर क्या विचार किया। ठीक है दिवाकर, आप हमारे साथ बने रहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के एक बयान के बाद सियासी हलचल भी बढ़ गई है। हालांकि उद्धव ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान के बाद कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से भी बयानबाजी शुरू हो गई। वहीं बीजेपी की तरफ से भी सामने आई है प्रतिक्रिया।
त्याने जाऊन भेटू. तो एक बयान उद्धव ठाकरे की तरफ से दिया गया था और उस बयान को लेकर भी सियासी हलचल देखने को मिल रही है महाराष्ट्र में। उद्धव के बयान पर संजय राउत ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। आप राजनीति करेंगे, देश में संकट है, महाराष्ट्र में संकट है, कोरोना का संकट है, तूफान का संकट है, लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों को मदद की ज़रूरत है, तो थोड़ी राजनीति दूर रखकर उस मामले में काम करना चाहिए। अगर आप कोरोना की संकट में भी राजनीति करेंगे तो लोग चप्पल से मारेंगे हमको सबको, जो राजनीति करते हैं उनको। ये उद्धव जी का कहना है और ये बहुत ही सही है। अच्छा, विरोधी जो इनके पेट में दर्द इसलिए है कि वो सत्ता पर नहीं आ सके हमारी वजह से, तो उनके लिए कल उद्धव जी ने बहुत ही कड़वी दवा दी है, पेट में लेने की, बाहर से लगाने के नहीं, झंडू बाम नहीं दिया है, अंदर से दिया है लगा दवाई। तो जो गोली दी है, अब मुझे लगता है उससे सबका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। उद्धव के बयान पर कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई क्या कह रहे हैं, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व सांसद हुसैन दलवाई जी मौजूद हैं। दलवाई सर, किस तरीके से इस बयान को आप देख रहे हैं? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी है और ऑल इंडिया के हमारे जो नेता हैं, आला कमान जो निर्णय देगी वो हम लोग मानते हैं। एक उन्होंने ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि चप्पल से मारना बिरना इस तरह की भाषा करना, अभी वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनको ये शोभा नहीं देता। मेरे ख्याल से उन्होंने ये सीएम की गद्दी का जो गरिमा है वो गरिमा संभालना चाहिए। ऐसा है कि हर जगह हर पार्टी को अपनी पार्टी बढ़ाने का एक अहम काम करेंगे ही। खुद संजय राउत हर दिन कहते हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, तो उनको कौन चप्पल से मारेगा? इस तरह की भाषा नहीं करनी चाहिए। आखिर जाके एक तो स्वायत्त जो संस्थाएं हैं, जैसा कि जिला परिषद है, तालुका पंचायत है, ग्राम पंचायत है, यहाँ कारपोरेशन है, म्यूनसिपाल्टी है, वहाँ तो अलग अलग ही लड़ेंगे। वहाँ एक इससे लड़ने का सवाल नहीं रहा। सवाल ये इसका लोकसभा का और विधानसभा का, उसका निर्णय लिया जाएगा। और आइए अब आपको सुनवाते हैं उद्धव ठाकरे के बयान पर कांग्रेस के नेता नाना पटोले का बयान। कोरोना में कांग्रेस ने जो राज्य में काम किया है, शायद ही कोई पार्टी ने किया, मुझे पता नहीं। और मुझे जो उद्धव जी ने कल अपना शिवसेना के स्टाइल में उनके वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में कहा है, तो शिवसेना भी खुद के भरोसे लड़ने की बात करती है, बीजेपी भी खुद के भरोसे लड़ने की बात करती है, कांग्रेस भी करने की। वो किसको बोल रहे थे इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। और अब उद्धव ठाकरे के बयान पर एनसीपी नेता मजीद मेमन को सुनिए। कोविड की तरफ ध्यान न देते हुए इस तरह के राजनीतिक बयान अगर किसी पक्ष की तरफ से आते हैं, इशारा अगर उनका कांग्रेस की तरफ है, तब भी ये कहना सही नहीं होगा कि इस तरह के बयान से अघाड़ी सरकार में किसी तरह की आपसी रंजिश पैदा हो सकती है। लोकतांत्रिक एटमॉस्फेयर में इस किस्म के सुझाव, इस किस्म की बातों की पूरी अनुमति है। और जहाँ तक कि अघाड़ी सरकार के तीनों भाग कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपस में तालमेल के साथ काम कर रही है। पाटोले जी का बयान कि वो उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, वो एक तरह का सुझाव है। अभी कांग्रेस हाईकमांड ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। कांग्रेस हाईकमांड भी नहीं चाहेगी कि कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिससे अघाड़ी सरकार की स्थिरता को कोई एडवर्स फर्क पड़े। मुझे लगता है कि इन बयानात को हम ज़्यादा दूर तक नहीं खींचें और ये बयान सुझाव के रूप में है। और इसी मुद्दे पर कांग्रेस के नेता संजय निरुपम का एक ट्वीट सामने आया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, कोरोना के बाद अपने बूते पर चुनाव लड़ने की जो बात करेगा, लोग उसे जूते मारेंगे। मुख्यमंत्री ने कल ये कहा
संभवतः इशारा कांग्रेस की ओर था। क्या यह भाषा सही है? नहीं, बहुत ज्यादा बोल दिए। अपने सहयोगी को जूते से मारने की बात कहकर शिवसेना गठबंधन की मर्यादा लांघ गई, निंदनीय है। और इस पूरे मामले पर बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने क्या कहा, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। उद्धव ठाकरे ने जनता को संबोधित करते हुए कई मुद्दों पर बात की, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया जी मौजूद हैं। किरीट जी, सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि अगर कोरोना काल में अकेले लड़ने की बात कोई करेगा, कोई नारा देगा तो लोग उसे चप्पल से मारेंगे। कैसे देखते हैं आप इसे? उद्धव ठाकरे डरपोक और विश्वासघाती है। विश्वासघात 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा लड़ी, विधानसभा लड़ी और फिर कुर्सी के लिए दगा दिया। डरपोक इसके कारण है कि उसको डर है कि या तो मोदी जी लगेंगे या फिर कांग्रेस और एनसीपी साथ में लड़ो और फिर डिक्टेट करो दोनों के साथ में, और जनता के साथ में तो विश्वासघात कर रहे हैं। तीनों मिला के सरकार बनाई लेकिन कोरोना से नहीं लड़ रहे, सिर्फ कोरोना का करप्शन कर रही है। आज नहीं तो कल उसको लोग जवाब मांगेंगे। सर, और भी कई चीज़ों पर उन्होंने बात की है। उनका ये कहना है कि सत्ता में आने की वजह से कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। कहीं ना कहीं नाम न लेते हुए विपक्ष पर उनने ये निशाना साधा है। 12 करोड़ महाराष्ट्र की जनता के पेट में नहीं, पूरा दर्द। कितने लोगों की मृत्यु हुई कोरोना में? बेईमान मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र के 1 लाख कोरोना मृत्यु जो अप्रैल मई में हुए वो इतने छिपाए। और इस बीच आपको बता दें, शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में शिवसेना विधायक ने लिखा कि एनसीपी और कांग्रेस अपना सीएम चाहते हैं। चिट्ठी में यह भी लिखा गया कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। एनसीपी की ओर से शिवसेना नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। चिट्ठी में सरनाइक ने यह भी लिखा कि अगर उद्धव पीएम मोदी से मिले तो शिवसेना को फायदा होगा। तो कद्दावर नेता हैं, शिवसेना के विधायक हैं प्रताप सरनाइक, जिनकी तरफ से चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी में शिवसेना विधायक ने क्या लिखा है वो भी आपको बता दें। उन्होंने लिखा, एनसीपी और कांग्रेस अपना सीएम चाहते हैं। चिट्ठी में यह भी लिखा कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है और एनसीपी की ओर से शिवसेना नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। चिट्ठी में सरनाइक ने यह भी लिखा कि अगर उद्धव पीएम मोदी से मिले तो शिवसेना को फायदा होगा। तो यह चिट्ठी शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक की तरफ से उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को यह चिट्ठी उन्होंने लिखी है। और अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा है एनसीपी और कांग्रेस अपना सीएम चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी लिखा कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। एनसीपी की ओर से शिवसेना नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। चिट्ठी में सरनाइक की तरफ से यह भी लिखा गया है कि अगर उद्धव पीएम मोदी से मिले तो शिवसेना को फायदा होगा। प्रताप सरनाइक शिवसेना के विधायक, जिनकी तरफ से यह पत्र लिखा गया है। पत्र लिखा गया है महाराष्ट्र के सीएम को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे को यह चिट्ठी उन्होंने 10 जून को लिखी थी। 10 दिन बीत चुके हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे का इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से इस चिट्ठी को लेकर कोई स्टेटमेंट, प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन चिट्ठी में शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक लिखते हैं कि एनसीपी और कांग्रेस अपना सीएम चाहते हैं। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। एनसीपी की ओर से शिवसेना को तोड़ने की शिवसेना के नेताओं को तोड़ने की कोशिश का आरोप भी इस चिट्ठी में लगाया गया उनकी तरफ से। और साथ ही उनकी तरफ से यह भी सलाह दी गई है, यह कहा गया है कि उद्धव ठाकरे अगर पीएम मोदी से मिले तो शिवसेना को फायदा होगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने जान बचाने वाली दवाइयों के नाम पर नकली इंजेक्शन बनाने वाले गिरोह का किया है पर्दाफाश। पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े 2 डॉक्टरों समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो एक घर से इस काम को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने घर के अंदर से बड़ी मात्रा में डिब्बों में पैक करके रखे गए नकली इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। और बताया जा रहा है कि कोरोना ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन के नाम पर ये लोग नकली इंजेक्शन बाजार में सप्लाई किया करते थे। यह भी पता चला है कि नकली इंजेक्शन बनाने का काम पकड़े गए दोनों डॉक्टर मिलकर किया करते थे और वो 400 से ज्यादा लोगों को ये इंजेक्शन बेच भी चुके हैं। तो दवा के नाम पर यह धोखाधड़ी का मामला, जिसका पर्दाफाश पुलिस की तरफ से किया गया है। कुछ लोग और हैं जिन्होंने इनको एक्सपायर्ड इंजेक्शन अभी सप्लाई किए, या फिर जो बाकी वायर्स थी ये कहाँ से आई हैं, बाकी की दवाइयां हैं,
ये सारी अभी तफ्तीश जारी है, लेकिन अभी तक हमने 10 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। अब तक की पूछताछ में बताया 400 लोगों को बोला कि 400 इंजेक्शन हमने डिस्पोज ऑफ किए हैं, बट ये क्योंकि अल्तमास हुसैन अभी गिरफ्तार हुआ है, उससे काफी पूछताछ अभी बाकी है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, किस तरीके से ये पूरा गोरख धंधा चलाया जा रहा था? जी देखिए, इसमें दो महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर अल्तमस हुसैन और डॉक्टर आमिर दोनों एमबीबीएस कर चुके हैं। जो डॉक्टर आमिर है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस किया हुआ है। इसके अलावा न्यूरोलॉजी का जो कोर्स है वो भी एम्स से किया हुआ डॉक्टर अल्तमस ने, और पूरी घटना का जो मास्टरमाइंड है इस पूरे रैकेट का वो डॉक्टर अल्तमस है। निजामुद्दीन में उसका एक क्लिनिक है, और जो सैफुल्ला जॉब है वहां पर आमिर का क्लिनिक है। इनके जो भाई हैं, जो मैनेजर हैं और अन्य लोग हैं, मेडिकल शॉप से जुड़े लोग हैं, तमाम इनके रैकेट में शामिल थे। ये लोग जो एक्सपायर इंजेक्शन हो जाते थे रेमडेसिविर और ब्लैक फंगस के, उसमें कुछ दूसरे केमिकल दवाइयां मिला के ये इंजेक्शन तैयार करते थे, और 10 से 15 हजार रुपए में एक इंजेक्शन को ब्लैक किया जाता था। उसके लिए बाकायदा एक आरोपी ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था जहां पर ये अपने क्लाइंट तलाशते थे, और वहां पर उन्हें आसानी से ब्लैक फंगस के इंजेक्शन मुहैया कराने का दावा करते थे। और उसके बाद जो जैसे ही कोई जरूरतमंद है, जो मरीज इनके झांसे में आता था, उसे ये नकली इंजेक्शन सौंप देते थे। इनके पास 3500 जो रेमडेसिविर और ब्लैक फंगस के इंजेक्शन हैं वो बरामद हुए हैं, उनकी खुराक बरामद हुई है, और 400 इंजेक्शन जो ब्लैक फंगस के हैं अब तक ये ब्लैक कर चुके हैं, जो नकली इंजेक्शन थे। जाहिर तौर पर एक तरीके से लोगों की जान भी इन्होंने जोखिम में डाली है। जो दिल्ली ड्रग कंट्रोल है उसके जो हेड हैं, उन्होंने एक शिकायत क्राइम ब्रांच को दी थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने ट्रैप लगाया, और उसके बाद इन 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी रिमांड ली जाएगी, और इस पूरे नेक्सस में और जो लोग शामिल हैं उनकी तलाश करने के लिए क्राइम ब्रांच लगातार रेड कर रही है। लेकिन ये गिरोह कितना बड़ा हो सकता है आनंद, इसको कैसे पुलिस देख रही है? अभी तो आप बता रहे हैं कि 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये सिर्फ एक ही कमरे में पूरा गोरख धंधा चलाया जा रहा था, या फिर हो सकता है कि बड़े स्तर पर भी ये गिरोह काम कर रहा था? जी देखिए, जो डॉक्टर अल्तमस है ये अप्रैल में, इसी साल अप्रैल में गाजियाबाद में भी रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मामले में गिरफ्तार हो चुका है, और जैसे ही ये जमानत पे बाहर आया उसने फिर से अपने घर से और अपने जो क्लिनिक है वहां से ये कारोबार जो कालाबाजारी का है वो शुरू करा, जिसमें उसने डॉक्टर आमिर को अपने साथ शामिल करा, जो यूपी का रहने वाला है। और मूल रूप से इसके बाद इनके जो भाई थे इसमें डॉक्टर अल्तमस के, वो भी इस पूरे रैकेट में शामिल थे। कुछ और लोगों को जो जामिया और अबू फजल इंक्लेव के रहने वाले हैं, उन्होंने इस रैकेट में उन्हें शामिल करा, और अलग अलग टास्क जो है वो सबको दिया गया। कुछ लोग डिलीवरी का काम करते थे, कुछ लोग व्हाट्सएप पर मैसेज फॉरवर्ड करने का काम करते थे, और जो डॉक्टर के साथ कुछ अन्य लोग हैं वो नकली जो एक्सपायर्ड इंजेक्शन है या जो कुछ असली इंजेक्शन का जो मटेरियल है उनको नकली बनाकर, और एक तरीके से उसमें बाकायदा पर्चियां लगाकर ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की, जो जरूरत के लिए काफी कारगर इंजेक्शन होते हैं ब्लैक फंगस के इलाज के लिए, वो इंजेक्शन की ब्लैकमेलिंग और कालाबाजारी ये लोग कर रहे थे। और कहीं ना कहीं अब जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है वो मेडिकल ओपिनियन भी ले रही है कि जो नकली इंजेक्शन इनके पास से बरामद हुए हैं या जो इन्होंने खपाए हैं बाजार में, कहीं लोगों की जान तो नहीं चली गई होगी, उन पर, उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ा होगा? शुक्रिया आनंद, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। पूरे गिरोह का हालांकि गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, कितने बड़े स्तर पर यह काम कर रहा था, पुलिस इसकी छानबीन करे, जगह जगह रेड करे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है इस मामले में, उसके मुताबिक 10 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। करीब 7 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के खिलाफ आवाज उठने लगी है। सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन की वजह से वहां आसपास रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, जिसका अब विरोध भी शुरू हो गया है। सिंघू बॉर्डर पर बढ़ती हिंसक घटनाओं के विरोध में और एक तरफ का जो रास्ता खुलवाने की मांग है उसको लेकर वहां महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में करीब 50 गांव के लोग शामिल हुए। देश के बीहड़ जंग